नमस्कार, मैं आनंद कुमार तंवर श्री राम गोपाल गड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हमारा सेकंड जांच हो रहा है उससे संबंधित कुछ चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा सेकंड जांच है उसके अंदर पाठ्यक्रम के अंदर दे रखा है 3.6, 3.7, फिर हमें दे रखा है 6.8, 8.4, 8.6 और 11.2। इसके अंतर्गत 3.7 और 3.8 के जो पॉइंट दे रखे हैं उसके प्रश्न हैं वो 3.2 प्रश्नावली में मिलेंगे, ये ध्यान रखना। फिर 6.8 है उसके मिलेंगे आपको 6.5 प्रश्नावली के अंतर्गत। बिंदु ये पॉइंट दे रखे हैं उससे संबंधित। फिर हमें दे रखे हैं 8.4 और 8.6 जो आपको 8.2 और 8.3 में मिलेंगे। फिर हमारे पास 11.2 है जिसमें आयत और वर्ग के बारे में बता रखा है और उनके क्षेत्रफल के बारे में बता रखा है, जो आपको 11.1 प्रश्नावली में मिलेगा। यहाँ हमारी प्रश्नावली 11 जो सबसे पहली है तीसरी वो पूर्ण हो चुकी है, पीछे हमने करवा दी गई है। आज शुरुआत करते हैं जो टेक्स्ट आ रखा है उसलिए सीधे ही चलते हैं पॉइंट नंबर 6.8 के ऊपर। 6.8 में दे रखा है समकोण त्रिभुज एवं पाइथागोरस का गुण। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके अंदर पाइथागोरस का गुण क्या है कि समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण। ये आधार है, जो भुजा एकदम 90 डिग्री का कोण बनाती है सीधी ऊपर की ओर जाती है वह लंब कहलाती है, और जो भुजा इस प्रकार क्षैतिज में होती है वह कर्ण कहलाती है। ठीक है ना। आधार, लंब और कर्ण। इसका समकोण त्रिभुज का एक पाइथागोरस का गुण क्या है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है वो कर्ण होती है। एक चीज, पहली बात क्या है कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण होती है। पहला ध्यान, ये ध्यान रखिए। फिर इसका एक नियम दे रखा है कि ये इसका सूत्र दे रखा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये एक पाइथागोरस का गुण दे रखा है, यानी कर्ण के स्क्वायर जो समकोण त्रिभुज है उसके अंदर पाइथागोरस के गुण के अंतर्गत ये बताया गया है कि कर्ण का स्क्वायर है वो उसका मान आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे? इसका सूत्र बन रहा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये है, इसी के आधार पर हम कर्ण भी ज्ञात आधार भी ज्ञात कर सकते हैं, लंब भी ज्ञात कर सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में हमारे जो ये प्रश्नावली है कौन सी है? ये आपके जो 6.8 दे रखा है इसके अंतर्गत क्या है? अभ्यास के अंदर हमें आधार पूछ सकते हैं, कर्ण पूछ सकते हैं और लंब पूछ सकते हैं, और इसी सूत्र के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ये ध्यान रखना। हमारे पास समय कम है इसलिए थोड़े से जल्दी चल रहे हैं, इस चीज़ का विशेष कारण है, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार ज्ञात करने हैं तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और लंब ज्ञात करना हो तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसकी प्रश्नावली का जो पहला सवाल करा कर बता रहा हूँ कि एक त्रिभुज है PQR त्रिभुज है जिसमें बिंदु P है वो क्या है? समकोण है। यदि PQ बराबर 10 सेमी और PR बराबर 24 सेमी हो तब QR ज्ञात कीजिए। तो मेरे को जो दे रखा है उसी आधार पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये एक समकोण त्रिभुज बनाया है मैंने, और इसके अंदर बिंदु P दे रखा है वो क्या दे रखा है? समकोण। ठीक है ना। अब ये क्या कर रखा है? PQ बराबर 10 और PR बराबर 24। हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो दिया गया क्या चीज दिया गया है? दिया गया है PQ और PR बराबर PQ दे रखा है 10 सेमी, PR दे रखा है 24 सेमी। अब हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने का सूत्र दे रखा है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है ना। आधार हमें दे रखा है कितना? 10 सेमी, तो 10 का स्क्वायर
यहाँ हमने लिख दिया करंट कितना है, आरपी, ये क्यू आर का स्क्वायर बराबर आधार हो गया पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। अब पी आर हम पी क्यू हमें दे रखा 10 का स्क्वायर प्लस पी आर बराबर 24 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा क्या, क्यू आर के मान के बराबर। अब 10 को हम हल कर दें तो 10 का वर्ग आता है, क्यू आर का स्क्वायर 10 का वर्ग हल करते हैं तो 10 दाएं 100 प्लस 24 का वर्ग करते हैं तो 576, ठीक है। अब क्यू आर का स्क्वायर बराबर इनको जोड़े तो 676। अब क्यू आर बराबर तो 676 के हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल, और 676 के वर्गमूल निकाल देते हैं तो क्यू आर बराबर आते हैं हमारे पास 26 और ये आ जाएंगे 26 सेमी। तो इस प्रकार कर्ण कितना हो जाएगा, 26 सेमी। इसी आधार पर ये आगे जो प्रश्न दे रखे हैं, जो इस प्रश्नावली में हमें लंब ज्ञात कर सकते हैं, आधार ज्ञात कर सकते हैं, इसी आधार पे हमें ये हल करने हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं पॉइंट 8.4 जो 8वां अध्याय है उसके अंदर पॉइंट नंबर 4 8.4 में, जिसमें बता रखा है कि प्रतिशतता का उपयोग करना। प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रत्येक 100 के ऊपर, यानी 100 के ऊपर हमने कितना उपयोग किया या कितनी चीज़ें हैं, वो चीज़ बताती है प्रतिशतता। और प्रतिशतता का उपयोग किस प्रकार करते हैं, जैसे सबसे पहले कुछ हमें भिन्न दे रखे, उनको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब किसी भी चीज़ को, भिन्न को, दशमलव संख्या को या संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसको 100 से गुणा करना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यदि कहीं प्रतिशत दे रखे हैं तो उसको साधारण संख्या में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, ठीक है ना। इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए, जो मैंने क्या कहा है, प्रतिशत को बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करना। अब जैसे मेरे को कहा क्या, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, जैसे मेरे को कहा कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें, तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करूँगा, 1/4 इंटू 100, ठीक है ना। अब 100 को 1 से गुणा करूँगा 100, और यहाँ कोई नहीं है तो 1 लिख दूंगा साधारणतः, 4 एकम 4, 100/4। अब 100 में 4 का भाग दूंगा तो कितने आ जाएंगे, 25, और इस प्रतिशत का निशान ये लगा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 25%, यानी 1/4 को हम भिन्न में बदलते हैं तो वो आता है 25%, ये ध्यान रखना। अब फिर क्या है कि ये तो हमने क्या किया, भिन्न को प्रतिशत में बदला है। कई बार हमें दशमलव संख्या दी जाती है, उनको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, जैसे मेरे को कहा कि 0.65 को प्रतिशत में बदलो, तो मैं क्या, जैसे दशमलव संख्या को, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2, ध्यान रखना। दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना, तो मेरे पास यहाँ दे रखा है 0.65, इसको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो वही तरीका मैं अपनाऊंगा, 0.65 इंटू 100, ठीक है ना। अब सीधा सा तरीका है, 100 को इससे गुणा करना है, तो मैं करूँगा 100 को 5 से गुणा किया 500, यहाँ लिख दिए 0, हासिल की 50। 100 को 6 से गुणा करूँगा 600, और वो जोड़ दिए 50, ध्यान रखना। तो 650 हो गई, 650 में 0 लिख दिया, हासिल की हो गई 65। 100 को 0 से गुणा किया 0, और 0 में 65 जोड़ दिए तो सीधे आ गए 65। 1 और 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, तो यहाँ पर भी 1 और 2 अंकों के बाद में पॉइंट लगा दूंगा। तो इस प्रकार 0.65 को यदि प्रतिशत में बदलता हूँ तो वो क्या हो जाएंगे, 65,
ठीक है ना। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये तो था प्रतिशत में बदलना। अब किसी का प्रतिशत निकालना हो तब हम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे एक छोटा सा काम। जैसे मेरे को एक सवाल दिया है कि 250 का 15%, कितना, 250 का 15% ज्ञात करें। तो 250 का 15% ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों को गुणा करना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। तो भाई 15% यानी 15%, तो क्या है 100 में से होगा कितना, 15% आया तो प्रतिशत का निशान हट गया। एक में से हो जाएगा 15/100 और 250 में से हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया। अब 15 को 5 से गुणा करें, 15 5 75 के 5 हासिल की 7, 15 दूनी 30 और 7 37। अब 10 का भाग दिया तो 1.5, तो इसका हो जाएगा 250 का 15% कितना हो जाएगा, 37.5, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, जो हमें प्रतिशतता का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सुनील जी, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 8.6। 8.6 है वो सरल ब्याज का है। सरल ब्याज आपने पीछे की कक्षाओं में थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा। ब्याज क्या है कि किसी भी राशि के ऊपर अतिरिक्त देय होते हैं, वो क्या कहलाता है, ब्याज। यहाँ पर ब्याज के अंदर कुछ बिंदु दे रखे हैं, मूलधन, दर, समय, ब्याज और मिश्र धन, ठीक है ना। ये 4 बिंदु दे रखे हैं। चारों बिंदुओं के बारे में मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। मूलधन होता है जो धन हम किसी से उधार लेते हैं या जिस मुख्य धन का हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर आता है समय, उस धन का जितने समय तक हम उपयोग करते हैं। फिर आता है ब्याज, जिस धन के ऊपर जितने समय में लिया गया उसके ऊपर अतिरिक्त देय होता है वो कहलाता है ब्याज। और मिश्र धन, जब मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है और एक साथ उसका भुगतान किया जाता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धन, ठीक है ना। फिर आता है दर क्या कहलाती है कि जो हम 100 रुपये के ऊपर हम कितनी ही राशि दे सकते हैं वो क्या कहलाती है, दर। यहाँ पर ब्याज का सूत्र दे रखा है सरल ब्याज का, ठीक है ना। किस चीज़ का, सरल ब्याज का सूत्र दे रखा है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। एक सवाल मैं आपको करा के बता रहा हूँ कि जैसे बगीचे में काम करने वाली कैंची है वो 250 रुपये में खरीदी गई तथा 325 रुपये में बेची गई, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, खरीदने के मूल्य को क्या कहेंगे, क्रय मूल्य, ये ध्यान रखना। और बेचने के मूल्य को क्या कहेंगे, विक्रय। क्रय मूल्य है 250 रुपये और विक्रय मूल्य है 325 रुपये। अब हमें क्या है कि ब्याज ज्ञात करना है या दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर, प्रतिशत में ज्ञात करनी है, ठीक है ना, कि हमें हानि हुई या लाभ हुआ। तो सबसे पहले लाभ, या इसमें क्या अंतर कितना आ रहा है, लाभ आ रहा है कितना, 325 माइनस 250 बराबर 75 रुपये का, ठीक है ना। प्रतिशतता ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें साथ में ये दे रखा है पहले सवाल में। फिर हम आगे चलते हैं, इस प्रश्नावली के अंदर जो 8.3 दे रखी है उसका पहला सवाल है, ये ध्यान रखना। इसी के अंदर सरल ब्याज का दिया गया, पहले इसके अंदर प्रतिशत का दे रखा है, फिर सरल ब्याज का दे रखा है। ये चीज ध्यान रखना, इस चीज के लिए कहीं आप घबरा नहीं जाना। तो 75 रुपये का क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ। 75 रुपये का लाभ हम किस पर मिल रहे हैं, 75 रुपये 250 रुपये पर। तो भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, यहाँ इसमें लाभ प्रतिशत दे रखा है। तो 75 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 250 पर इंटू 100, ठीक है। 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया, 25 से कम 25, 25 की 75 बराबर 30% का लाभ हुआ है। ये तो है, हमें ये प्रश्नावली का सवाल है पहला। अब इसी प्रकार मैं आपको एक सवाल और करवा रहा हूं उदाहरण के तौर पे। क्या ये हमें दर ज्ञात की थी, तो दर ज्ञात करने वाला
ये तरीका बताया मैंने आपको इस चीज़ से। अब देखिए एक सवाल बता रहा हूँ सरल ब्याज का। क्या है कि 4,500 रुपये का ऋण लिया 2 वर्ष के लिए मनोहर ने, और साधारण ब्याज दिया था कितना, ये दे रखा है आपके 8.5 से ही 1/3% दर थी। तो कितना ब्याज देगा, ब्याज है वो कितना देगा। तो इसके अंदर मूलधन आ गया हमारे पास में कितना, 4,500 रुपये, दर आ गई 8 से ही 1/3%, दर प्रतिशत में दे रखी है, और समय दे दिया 2 वर्ष, समय के दे दिया 2 वर्ष। तो दर को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं, 8 की 24 1 25/3, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, सरल ब्याज ज्ञात करना है कि सरल ब्याज कितना है। तो सरल ब्याज ज्ञात करने के लिए बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। तो मूलधन हमारा है 4,500 गुणा दर कितनी है 25/3, और समय है इंटू 2, और इसके अंदर बट्टे कितने दे रखे हैं 100। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 1 से ये कट गए, 450 से 45 के अंदर 3 का भाग लिया तो 15 3 45। अब देख लीजिए इन दोनों को गुणा किया, 25 दूनी 50, 50 को 15 से गुणा किया तो भाई 0 का 0, 15 5 75, यानी 750 रुपये क्या आ जाएंगे, ब्याज आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम सरल ब्याज ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको 3 बिंदु करवाए हैं। पहला बिंदु जिसमें पाइथागोरस का प्रमेय बता रखा है, पाइथागोरस के बारे में बता रखा है। दूसरा जिसमें प्रतिशतता के उपयोग के बारे में बता रखा है। तीसरा जिसमें दर भी ज्ञात करना बताया रखा है, और सरल ब्याज भी। तो आप इन 3 चीज़ों का काम कीजिए। एक बिंदु और है 11.2, जिसमें क्या कर रखा है वो आपको खुद को तैयार करना है, ठीक है ना। आपको खुद उसके अंदर तैयार कर सकते हैं। 11.1 जो 2 बिंदु है, जिसमें ये बता रखा है कि 11.2 के अंतर्गत हमें वर्ग और आयत के बारे में बता रखा है, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या आता है, भुजा गुणा भुजा, और आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इस जो हमारी प्रश्नावली है 11.1, जिसमें आयत का क्षेत्रफल भी दे रखा है और वर्ग का क्षेत्रफल भी दे रखा है, दोनों क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। और कई परिस्थितियों में दोनों क्षेत्रफल दे रखे हों तो उनकी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, और उनकी जो आयत है उसकी लंबाई या चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हैं। जो आपकी पिछली कक्षा 6ठी में आपने अभ्यास किया था वही प्रश्न है, कोई ज़्यादा नहीं है। इतना आप अभ्यास कीजिए, सेकंड टेस्ट की तैयारी कीजिए। धन्यवाद।